अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पंजाब बोर्ड के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में इंटर लेवल आईकॉम लेवल में आने वाले एमसीक्यूज़ अकाउंटिंग सब्जेक्ट के पार्ट सेकंड के टॉपिक कंसाइनमेंट पे मुश्तमिल है। एक वीडियो में पहले भी इसके मुतल्लिक कर चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो मेरी है सेकंड ईयर यानी आईकॉम पार्ट 2 में जितने भी एमसीक्यूज़ पंजाब बोर्ड में आए हुए हैं डिफरेंट बोर्ड्स में, उस पर ये मुश्तमिल वीडियो है। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप तमाम एमसीक्यूज़ जो कंसाइनमेंट से मुतल्लिक हैं वो बखूबी हल कर सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज क्या है, कंसाइनमेंट। और दोबारा से एक्सप्लेन करता जाऊं कि अकाउंटिंग के पेपर में सेकंड ईयर के आईकॉम के पेपर में टोटल 20 एमसीक्यूज़ आते हैं और इस टॉपिक से आम तौर पर 3 एमसीक्यूज़ बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स में आने वाले पेपर्स, उनकी आपको पहचान किस तरह से, एफ़ फॉर फैसलाबाद है, एल फॉर लाहौर के लिए, एम फॉर मुल्तान, ये सारी एब्रीविएशन जो उसमें इस वीडियो में इस्तेमाल हुई हैं ताकि उससे आपको फेमिलियरिटी हो जाए। तो पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, इन कंसाइनमेंट रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज। तो कंसाइनर और कंसाइनी का कंसाइनमेंट में ताल्लुक किस तरह का होता है? आया डेटर एंड क्रेडिटर का या प्रिंसिपल एंड एजेंट का, बायर एंड सेलर का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये ख़रीदो फरोख्त नहीं है। ये सिर्फ कंसाइनर ने अपना सामान उसको कमीशन बेसिस पे बेचने के लिए भेजा। तो इनमें जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन है। तो ये जहन में रखना है आपने, कंसाइनर और कंसाइनी का जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का है। सेकंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, कंसाइनी इज़ एन। क्या कंसाइनी बायर है या सेलर है या एजेंट है या बोथ? बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसमें से हमने बायर ख़रीदार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इससे सामान ख़रीदता नहीं है बल्कि कमीशन के बेसिस पर उससे फ़रोख्त करने के लिए उसको दिया जाता है। तो कंसाइनी का रिलेशन जो हमने अभी प्रीवियस एमसीक्यू में देखा, एजेंट के तौर पर होता है, लिहाजा कंसाइनी का स्टेटस एजेंट के तौर पर है। तो एजेंट, सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कंसाइनर इज़ अ एंड कंसाइनर इज़ आल्सो कॉल्ड। ये भी अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो से इसकी चॉइस प्रिंसिपल का है, बी एजेंट का है, सेलर या डेटर का। एक दफ़ा सेलर की ऑप्शन आई, एक दफ़ा डेटर की। इसी तरह से बोथ ए एंड बी एंड क्रेडिटर। तो इनका रिलेशन जो है, इसमें स्टेटस कंसाइनर का प्रिंसिपल का है, ना कि एजेंट और ना ही सेलर। ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। कहता है द पर्सन टू होम गुड्स आर डिस्पैच्ड फॉर सेल इज कॉल्ड। तो जिस शख्स को कंसाइनर भेजता है अपनी गुड्स सेल करने के लिए, क्या उसे डेटर कहेंगे? बिल्कुल रॉन्ग है। क्या उसे क्रेडिटर कहेंगे? ये भी ठीक नहीं है। क्या उसे कंसाइनी कहेंगे? यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसाइनी नाम है उसका जिसको फरोख्त करने के लिए चीज़ें भेजी जाती हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है और सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है द पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू हिज एजेंट फॉर सेल इज कॉल्ड। एक और तरह से भी है, वो शख्स जिसको गुड्स सेल करने के लिए, जो शख्स सेल करने के लिए चीज़ें भेजता है, उस शख्स को क्या कहते हैं? द पर्सन हु सेंड्स, जो भेजता है। ये एक और दफ़ा आया है कि यहाँ पर उसने खाली जगह छोड़ के और सेंड्स गुड्स, कौन भेजता है यानी चीज़ें भेजने वाला शख्स कौन है? क्या वो डेटर है? रॉन्ग ऑप्शन है। कंसाइनी है? नहीं। तो कंसाइनर इज़ द पर्सन जो कि चीज़ें भिजवाता है, उसे कंसाइनर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ प्रीपेयर्ड बाय। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन प्रीपेयर करता है? ये अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं एमसीक्यू को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो देखते हैं ऑप्शन में, कंसाइनी है? बिल्कुल भी नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट आपने ये जहन में रखना है, ये कंसाइनर प्रिपेयर करता है। और फॉर व्हाट
प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट का, एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में जो उसे नफ़ा हुआ या नुकसान उसको चेक करने के लिए वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसाइनर है। एजेंट ही कंसाइनी का दूसरा नाम है, वो प्रिपेयर नहीं करता है, तो दैट इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय ओनर टू एजेंट। कहता है जी कंसाइनर यानी मालिक जो है उसकी तरफ से चीज़ें भेजने के अमल को क्या कहते हैं? क्या उसे कंसाइनमेंट कहते हैं? जी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस अमल को कंसाइनमेंट किसको कहते हैं? यानी कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को चीज़ें भेजने के अमल को कंसाइनमेंट कहते हैं। होल सेलिंग रॉन्ग, बाकी तमाम ऑप्शन रिटेलिंग, सेलिंग, प्रोप्राइटरशिप ये सब रॉन्ग ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कंसाइनमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है द कंसाइनी एक्ट इंटायरली ऑन बिहाफ ऑफ। कंसाइनी किसके बिहाफ पे काम करता है? क्या वो डेटर के बिहाफ पर? रॉन्ग। क्या वो क्रेडिटर के बिहाफ पर करता है? ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। क्या वो कस्टमर के बिहाफ पर? तो लास्ट ऑप्शन देखिए प्रिंसिपल के बिहाफ पर। प्रिंसिपल कौन शख्स है? कंसाइनर। ये दोनों नामों को ये जहन में रखिएगा, कंसाइनर का स्टेटस प्रिंसिपल का है, तो प्रिंसिपल इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय अ कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड। एक और तरह से ये स्टेटमेंट पूछी गई है, कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी अलोंग विद। यानी कंसाइनर जो है वो जिस वक्त गुड्स भिजवाता है कंसाइनी को, तो उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट भेजता है जिसमें डिटेल होती है, उस डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। आया वो अकाउंट सेल कहलाता है? रॉन्ग ऑप्शन है। परफॉर्मा इनवाइस, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो परफॉर्मा इनवाइस भिजवाया जाता है कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को सामान भेजते वक्त। वॉचर एंड ऑल ऑफ दीज ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कमीशन ऑन सेल इज कॉल्ड। ऐसी स्टेटमेंट जो कि जिसमें चीज़ों की फरोख्त, उसके अखराजात और कमीशन के मुतल्लिक डिटेल हो, उसे हम स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि ये वो स्टेटमेंट है जो कंसाइनी प्रिपेयर करता है और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वो उसको कंसाइनर को भेजता है, जिसमें उसकी डिटेल्स, सेल की डिटेल, कितने उसके अखराजात हुए उस सेल के सिलसिले में, कितना उसका कमीशन है, ये सारा उसमें मेंशन होता है। तो परफॉर्मा इनवाइस तो कंसाइनर भेजता है, बट ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। कंसाइनमेंट डीड ये भी नहीं है, सेल्स इनवाइस भी नहीं है। अकाउंट सेल, ये जहन में रखना है, ये लफ्ज अकाउंट सेल है, नॉट अ सेल्स अकाउंट। अकाउंट सेल कंसाइनी भिजवाता है, ये भी जहन में रखना है कि कंसाइनी सेंड करता है, जिसमें ये डिटेल होती है सारी कि कितनी सेल हो गई, कितने अखराजात हैं, कितना कमीशन है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, ये 3 तरह से स्टेटमेंट आई है और अक्सर रिपीट होती है। अकाउंट सेल इज सेंट बाय। अकाउंट सेल कौन भिजवाता है? जो अभी मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यू में बताया, या अकाउंट सेल इज सबमिटेड बाय, अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय। तो सारी ऑप्शन किसी तरह से भी घुमा के पूछे तो क्या ये कंसाइनर भेजता है या वो प्रिपेयर करता है? रॉन्ग। क्या कंसाइनी? यस, करेक्ट ऑप्शन है, कंसाइनी अकाउंट सेल को प्रिपेयर करता है। बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं सी एंड डी आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द राइट ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का क्या हक है? एक और तरह से है ये एमसीक्यू, द रेम्यूनरेशन, मुआवजा ऑफ कंसाइनी फॉर सेलिंग गुड्स ऑफ कंसाइनर इज कॉल्ड। कि कंसाइनी जो माल फरोख्त करता है आपके बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे, उसे बदले में क्या मिलता है? एक और तरह से स्टेटमेंट है, अ रेम्यूनरेशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। क्या उसे सैलरी मिलती है? ऑप्शन 1 इज अ रॉन्ग ऑप्शन। क्या डिविडेंड, मुनाफा, ये शेयर्स पर होता है? रिसीव द कमीशन या अकेला कमीशन? किसी बोर्ड में रिसीव द कमीशन भी आया ऑप्शन और किसी में कमीशन, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और डेल क्रेडिट कमीशन, इसे अभी आगे आने वाले एमसीक्यूज में डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बहरहाल कंसाइनी का जो राइट है वो कमीशन रिसीव करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, बहुत दफ़ा ये भी एमसीक्यू आ चुका है, पार्टीज इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? इस टॉपिक में देखें जी, 3
क्या 3 पार्टीज हैं? ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। क्या 20 पार्टीज हैं? नो, देयर इज ओनली 2 पार्टीज, वन इज कंसाइनर एंड सेकंड इज कंसाइनी। तो इस टॉपिक में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन द लायबिलिटीज ऑफ बैड डेट्स इज ऑन। फिर एक और तरह से ये एमसीक्यू पूछा गया है, व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी द लॉस ऑफ बैड डेट्स इज बियर्ड बाय। यहां पे पहले क्लियर कर लीजिए कि डेल क्रेडिटर कमीशन कौन सा होता है। अगर कंसाइनी गारंटी दे कि जो क्रेडिट सेल की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, यानी अगर उसमें पैसे ना मिले तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा, तो कंसाइनी के इस गारंटी देने पे उसको जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया तो लायबिलिटी किस पर होगी बैड डेट्स की, तो जाहिर है उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है, लिहाजा ये उस कंसाइनी पर इसकी बैड डेट्स की जिम्मेदारी होगी। अगर पैसे नहीं रिकवर होते तो कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कंसाइनर इज अ रॉन्ग ऑप्शन, कंसाइनी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं एडिशनल कमीशन पेड टू अ कंसाइनी हु गारंटीज द पेमेंट इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। उधार सेल की सूरत में जो एक्स्ट्रा कमीशन उसे देना पड़ता है, व्हाट इज द नेम? क्या उसे बोनस कहते हैं? रॉन्ग ऑप्शन है। कमीशन, that is also wrong, income is wrong, and del creditor commission is correct option। तो del creditor commission वो कमीशन है जब कंसाइनी गारंटी दे कि जो भी क्रेडिट सेल होगी अगर उसमें रिकवरी ना हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके इस गारंटी देने पर जो हम उसे एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, एडिशनल कमीशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। इसके बाद वो कहता है जी डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन ऑन, किस पर दिया जाता है? डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन। क्या वो कैश सेल पर? बिल्कुल नहीं। क्या वो क्रेडिट सेल पर? यस, उधार सेल। डेल क्रेडिटर कमीशन दिया ही हम इस सूरत में देते हैं कि जो उधार सेल वो करेगा कंसाइनी और ना रिकवरी हुई तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद बल्क सेल पर ऑन बैड डेट्स, करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसी तरह से एक और तरीके से भी आया है एमसीक्यू, डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, किस पर कैलकुलेट किया जाता है? क्या वो टोटल सेल पे, क्रेडिट सेल पे, कैश सेल पे? नन ऑफ दीज। तो डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो टोटल सेल पर कैलकुलेट किया जाएगा और क्रेडिट सेल अकेली क्रेडिट सेल पर नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर इसको एमसीक्यू को रखने का पर्पज ये था कि आप कंपैरिजन कर सके। इस लेफ्ट साइड पर देखें जो एमसीक्यू है इसमें टोटल सेल का ऑप्शन नहीं है, तो जो सूटेबल और क्लोजेस्ट ऑप्शन थी वो क्रेडिट सेल थी, लिहाजा यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल को टिक किया। जब हमने यहाँ पर देखा कि वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर उसने टोटल सेल भी दी हुई है। तो याद रखिएगा डेल क्रेडिटर कमीशन जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो जो क्वेश्चन में टोटल सेल दी हुई है हमने उस पर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू कवर। डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दिया जाता है? क्या चीज कवर करने के लिए? क्या नॉर्मल लॉसेस को कवर करने के लिए या एबनॉर्मल लॉसेस को? ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। बैड डेट्स को कवर करने के लिए? यस, बैड डेट्स को कवर करने के लिए कंसाइनी को हम डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कहता है डेल क्रेडिटर कमीशन इज रिसीव्ड बाय, कौन वसूल करता है? अच्छा, एक और बात नोट कीजिए कि डेल क्रेडिटर कमीशन से मुतालिक कितने एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और इसके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चॉइस है डेटर रिसीव करता है, बिल्कुल नहीं। क्या एजेंट रिसीव करता है और क्या कंसाइनी रिसीव करता है? आप जरा गौर से देखिए, एजेंट भी करेक्ट है और कंसाइनी भी करेक्ट है। तो आपने, मैंने पहले अपने लेक्चर में भी आपको कहा था कि पहले चारों ऑप्शंस को केयरफुली आपने रीड करने के बाद फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो डी ऑप्शन बी और सी को कवर कर रही है, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद वो कहता है इट इज पेड टू एजेंट टू वर्क हार्ड टू पुश अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये लेटेस्ट फैसलाबाद बोर्ड के इस दफा के पेपर में आया। वो कहता है कि कंसाइनी को ज्यादा मेहनत करने के लिए या नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हम उसको जो एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं उसका क्या नाम है? क्या ऑर्डिनरी कमीशन? रॉन्ग है ऑप्शन। ओवरराइडिंग कमीशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। डेल क्रेडिटर हमने काफी डिस्कस किया क्योंकि ये
हम बैड डेट्स को कवर करने के लिए देते हैं, लिहाजा ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। कमीशन, अकेला कमीशन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो बी ऑप्शन, ओवर राइडिंग कमीशन किस लिए दिया जाता है एजेंट को? कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी पब्लिसिटी, उसकी सेल बढ़ाने के लिए, या अगर सेल कम जा रही है उसको इंसेंटिव देने के लिए कंसाइनी को हम ओवर राइडिंग कमीशन दिया करते हैं। उसके बाद वो कहता है जी गोडाउन रेंट इज पेड बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी गोदाम का किराया देता है तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, यानी कंसाइनर किसको डेबिट करेगा? एक और तरह से आया है गोडाउन रेंट पेड टू द कंसाइनी इज डेप्टेड इन। तो कंसाइनी अगर हमारे सामान पे गोदाम का किराया पे करता है तो हम, यानी कंसाइनर जो है वो किस अकाउंट को डेबिट करेगा? क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा? यस, जितने भी अखराजात कंसाइनमेंट के सिलसिले में होते जाएंगे, चाहे वो कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, तो हम उस सूरत में कंसाइनमेंट अकाउंट को, यानी कंसाइनर अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। कंसाइनी रॉन्ग ऑप्शन है, कैश भी रॉन्ग ऑप्शन है, कंसाइनर अकाउंट भी रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद कहता है कमीशन ड्यू टू कंसाइनी इज कैलकुलेटेड ऑन। जो कमीशन हमने कंसाइनी को देना है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? क्या क्रेडिट सेल पे सिर्फ निकालेंगे, क्या कैश सेल पे? दोनों पहली ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन है, टोटल सेल पे कैलकुलेट किया जाता है। जो हमने कंसाइनी को अपने एजेंट को कमीशन देना है सेल पर, वो टोटल सेल पर कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज भी रॉन्ग है। उसके बाद कहता है लॉस बाय एन एक्सीडेंट इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर हादसाती तौर पर नुकसान हो गया है या लॉस अराइजिंग ड्यू टू थेफ्ट एंड फायर, तो उस नुकसान को हम क्या कहेंगे? आया नॉर्मल लॉस है, रॉन्ग है, रूटीन से हटके है, ये एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। नॉर्मल लॉस आमतौर पर नेचुरल काजेस की वजह से होता है, किसी प्रोडक्ट की नेचर की वजह से होता है कि जिससे हम बच नहीं सकते, अनअवॉइडेबल, उसे नॉर्मल कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल काजेस की वजह से, थेफ्ट है, फायर है, एक्सीडेंट है, इनकी वजह से इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। चोरी की वजह से हो गया, या हादसे की वजह से, या आग लगने की वजह से। और कंसाइनमेंट लॉस भी रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। एबनॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू, ये अब 3 ऑप्शन उसने जो है वो उसमें दिए हैं। क्या लॉस बाय फायर, ये भी करेक्ट है, एक्सीडेंट भी करेक्ट है, थेफ्ट भी करेक्ट है, लेकिन अब ऑल ऑफ दीज इसे हम करेक्ट करेंगे तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद। तो तीनों क्योंकि करेक्ट है, तो डी ऑप्शन में कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, टिक करना है, वो ऑल ऑफ दीज को। नेक्स्ट कहता है नॉर्मल लॉस इज दैट कैन बी अवॉइडेबल, जिससे बच सकते हैं। जी नहीं, इससे बचा नहीं जा सकता। कंसाइनमेंट रॉन्ग ऑप्शन है। अनअवॉइडेबल, यस अनअवॉइडेबल, इससे हम बच नहीं सकते। अवॉइडेबल क्या है कि हम बच सकते हैं, अनअवॉइडेबल कि हम इस लॉस से, ये होना ही है हर सूरत में। तो ये याद रखना है कि नॉर्मल लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल होता है और एबनॉर्मल लॉस जो है वो अवॉइडेबल होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद कहता है द लॉस विच अराइजेस ड्यू टू नेचुरल काजेस सच एज इवेपोरेशन इज कॉल्ड अ लॉस विच इज अनअवॉइडेबल इन कंसाइनमेंट। तो जिस लॉस से हम बच नहीं सकते या नेचुरल काजेस की वजह से होता है, उसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है द नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट इज। कंसाइनमेंट के अकाउंट की नेचर किस तरह की होती है? यहां पर ये जहन में रखें कि कंसाइनमेंट अकाउंट से हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, या प्रॉफिट या लॉस। तो फिर इसकी नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह की है। रियल अकाउंट होता है प्रॉपर्टीज और थिंग्स के मुतालिक, पर्सनल शख्स के मुतालिक होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट की नेचर है। उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू है कंसाइनमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नेचर ऑफ। क्या इसकी रियल अकाउंट की नेचर है? बिल्कुल नहीं, इससे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, लिहाजा नॉमिनल अकाउंट इज अ करेक्ट ऑप्शन। पर्सनल अकाउंट भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन हमारी जो करेक्ट है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।